सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी लोगों का DCIAS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज है 9 फरवरी 2023। हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर्स सबसे बेहतर और सबसे अलग अंदाज में। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIAS इंस्टीट्यूट को। आज का अपना पहला सवाल है साथियों कि SCO शिखर सम्मेलन यानी SCO ऑडिटर प्रमुख की बैठक कहाँ आयोजित हुई? लखनऊ, मुकुंदपुर, कच्छ या दिबांग? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ। दरअसल साथियों 2023 में भारत SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। इसका जो मुख्यालय है साथियों वो है बीजिंग में। बीजिंग आप लोग जानते होंगे चीन की राजधानी है और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। बाद में साथियों 9 जून 2017 को इसमें भारत और पाकिस्तान दो नए सदस्य बने, जिनके बाद इनके सदस्यों की संख्या बढ़ के हो गई 8। तो वर्तमान में SCO शिखर सम्मेलन में सदस्य की संख्या जो है 8, यानी 8 सदस्य हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसके संस्थापक से देशों की हमने बात की कि रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वो 6 देश थे जिन्होंने मिलकर 15 जून 2001 को SCO शिखर सम्मेलन की स्थापना की थी। बाद में 9 जून 2017 को इसमें भारत और पाकिस्तान दो नए देश जुड़े। उसके बाद इनके सदस्यों की संख्या हो गई 8, जबकि इसमें 4 देशों को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है साथियों। अफगानिस्तान को, इसके अलावा ईरान, बेलारूस और मंगोलिया, ये वो 4 देश हैं जिन्हें पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। कौन कौन है? अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया। साथियों 2023 में भारत के कंधों पे बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जैसे मैं बात करूं तो G20 की जिम्मेदारी, G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है इस बार। SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है। वासेनार जो ग्रुप है इसकी भी अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो इन 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मेजबानी 2023 में भारत के कंधों पे है। G20 का जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम है और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। बात अगर लखनऊ की करें साथियों तो लखनऊ की स्थापना 1775 में लखनऊ के नवाब आसुफदौला ने की थी। जी हाँ, आसुफदौला ने 1775 में लखनऊ की स्थापना की थी और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और इन्हीं आसुफदौला ने लखनऊ के अंदर सारा कर काम फिट जाएगा। छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा की निर्माण किया था, जिसे भूल भुलैया के नाम से जानते हैं।
अगला सवाल है साथियों कि दुनिया की पहली वाइल्ड सफारी कहाँ शुरू की गई है? लखनऊ, मुकुंदपुर, कच्छ या दिबांग? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुकुंदपुर, जो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। यहाँ पे दुनिया की पहली वाइट टाइगर सफारी शुरू की गई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बात साथियों अगर मध्य प्रदेश की करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें साथियों वो है 230, जबकि लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा पे यहाँ पे 29 सीटें, जबकि राज्यसभा में 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है साथियों वो है बारहसिंघा। जबकि यहाँ के राजकीय पक्षी है साथियों शाह बुलबुल। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंघा है। बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पशु है। राजकीय वृक्ष की अगर बात करूं मध्य प्रदेश के साथियों तो यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है वो है बरगद। और राजकीय जो पुष्प है वो है लिली। मध्य प्रदेश में 3 आपको महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व मिल जाएंगे, जैसे पंचगढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व। और टोटल भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है जो उनकी संख्या साथियों 18। इन 18 में से 3 आपको मध्य प्रदेश के अंदर मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु ही मात्र ऐसे राज्य हैं जहाँ 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। अन्यथा और अगर आप राज्यों में जाओगे तो 1 बायोस्फीयर रिजर्व या मैक्सिमम 2 बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलेंगे। बट मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर आपको 3 बायोस्फीयर रिजर्व मिलेंगे। और देश में 40 विश्व विरासत स्थलों में से, जिसमें आप सभी को पता है, हमने बताया है कि 32 जो है वो कल्चरल है, 7 आपका नेचुरल है और 1 आपका मिश्रित है जो कंचनजंगा है। इन 40 में से आपको महत्वपूर्ण 4 विश्व विरासत स्थल आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, जिससे सांची का स्तूप जिसे अशोक के द्वारा बनवाया गया, खजुराहो के मंदिर जिसे चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, ग्वालियर और ओरछा शहर को भी विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। मध्य प्रदेश में साथियों अगर मैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करूं तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और कुनो राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें कुनो राष्ट्रीय उद्यान आजकल सुर्खियों में है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर नामीबिया से लाए गए 12 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। चीते क्योंकि भारत में 1952 में विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। पहली बार, आखिरी बार जो चीता देखा गया था भारत में वो 1948 में देखा गया था और 1952 में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया। और हाल ही में नामीबिया से 12 चीते लाकर कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। और अब दक्षिण अफ्रीका सरकार से भी हस्ताक्षर हो गया, समझौता हो गया है कि, क्षमा चाहते साथियों, नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, उसे कुनो नेशनल पार्क में डाला गया था। अब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे और इसे भी कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में डाला जाएगा। अगला सवाल है साथियों कि सुर्खियों में रहा पीएम कुसुम योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? 2024, 2026, 2027? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2026 तक पीएम कुसुम योजना को भारत सरकार ने बढ़ा दिया है। अगर पीएम कुसुम की बात करें साथियों तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्तम अभियान, इसका पूरा नाम है। और इसे अब 2026 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें खेतों में ऊर्जा उत्पादन की बात की जाती है और इसमें किसानों को ऊर्जा उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है। अब इसे बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में किस समूह ने रूसी तेल पर बैन लगा दिया है? G20, यूरोपीय यूनियन, आकस या ब्रिक्स? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि ब्रिक्स का खुद रसिया सदस्य है तो ऐसा नहीं हो सकता है। G20 भी ऐसा नहीं कर सकता है। और ऑकस एक नया संगठन है, आप सभी को पता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस और आई थिंक संयुक्त अरब अमीरात, ये वो देश हैं जो शायद इसमें शामिल हैं। मुझे पूरा भी नॉलेज नहीं इसके बारे में, लेकिन बट ऑकस एक नया
संगठन है। और यूरोपीय यूनियन ने रूसी तेल पर बैन लगा दिया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगर बात साथियों यूरोपीय यूनियन की करें तो बता दें, सबसे पहले बात रूस की कर लेते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को, और रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का पहला देश है, यानी सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है रशिया। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अब बात कर लेते हैं साथियों यूरोपीय यूनियन की। दरअसल यूरोपीय यूनियन का गठन 1 नवंबर 1993 को हुआ था, और एक संधि हुई थी साथियों 1992 में, जिस संधि को हम मैस्ट्रिक्ट संधि के नाम से जानते हैं। तो मैस्ट्रिक्ट संधि जो है 1992 में हुई थी। इसी संधि के तहत 1 नवंबर 1993 को जो यूरोप के देश थे उन्होंने एक मुद्रा और यूरोपीय नागरिकता को लेके 12 देशों ने एक तरीके से संबंध स्थापित करने की कोशिश की। तो स्टार्टिंग में 12 देश थे जिन्होंने 1 नवंबर 1993 को मिलके यूरोपीय यूनियन की स्थापना की। तो इसका सही आंसर है साथियों यूरोपीय यूनियन। प्रेजेंट टाइम में यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं। पहले इनकी संख्या 28 हुआ करती थी, लेकिन ब्रेग्जिट के थ्रू ब्रिटेन इससे बाहर चला गया, तो अब इनकी संख्या बची है 27। अगला सवाल है कि युवा संगम पंजीकरण पोर्टल कब लॉन्च किया गया? 2 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी या 6 फरवरी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 फरवरी को युवा संगम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया साथियों। ये एक भारत जो श्रेष्ठ भारत हमारा सपना है, यानी भारतीय एकता, भारतीय संस्कृति का जो सम्मिश्रण है जिसे दर्शाया जाता है, उसी के तहत युवा संगम पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च किया गया है 6 फरवरी को। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? सीआरपीएफ, आईटीबीपी या लद्दाख, हिमाचल प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आईटीबीपी यानी इंडो बॉर्डर तिब्बत पुलिस फोर्स जो है। और साथियों आईटीबीपी की स्थापना जो है ये 24 अक्टूबर को 1962 में हुई थी। जब भारत चीन का युद्ध हुआ उसके बाद भारत सरकार को ऐसा लगा कि एक ऐसी फोर्स का गठन किया जाए जो पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध कर सकें, और उसके लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। इसे देखते हुए इंडो बॉर्डर तिब्बत पुलिस फोर्स का गठन 24 अक्टूबर 1962 को किया गया, और इसने जैसा मैंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए और वहाँ पर युद्ध करने के लिए सक्षम है। और आइस हॉकी जो बर्फ में खेली जाती है, इसका खिताब 2023 का आईटीबीपी ने लद्दाख को हरा के अपने नाम कर लिया। और साथियों इसका आयोजन भी लद्दाख में ही किया गया था। ये यानी आइस हॉकी को जो आयोजन किया गया साथियों ये लद्दाख में किया गया। तो बात थोड़ा लद्दाख के बारे में कर लेते हैं। लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजित कर दिया गया। एक तो जम्मू एंड कश्मीर जिसकी राजधानी आपको श्रीनगर मिलेगी, जिसके पास अपनी एक विधानसभा भी है, फिलहाल यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। और एक है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी साथियों है लेह। यानी जम्मू कश्मीर राज्य जब खत्म हुआ तो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए, एक जम्मू और कश्मीर और एक लद्दाख। तो आज हम इसी लद्दाख की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख की स्थापना हुई थी। और साथियों यहाँ के जो प्रशासक हैं यानी यहाँ के जो एलजी हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, वो हैं राधा कृष्ण माथुर। तो राधा कृष्ण माथुर जी के कंधों पे जिम्मेदारी है लद्दाख के रखरखाव की, क्योंकि एक तो इनके पास कोई विधानसभा नहीं है। तो जब तक विधानसभा नहीं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ पे रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। तो राष्ट्रपति किसी को भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसकी जिम्मेदारी दे सकता है एज अ प्रशासक। तो इस समय प्रशासक की जिम्मेदारी जो है वो राधा कृष्ण माथुर पे है। साथियों लद्दाख राज्य में केवल
जो केंद्र शासित प्रदेश उसमें 2 ही जिले हैं। एक तो हमने कहा लेह है जो इसकी राजधानी है, दूसरा है सियाचिन। सियाचिन के बारे में आप लोग जानते होंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, और यहीं पे कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच। और साथियों, लद्दाख से एकमात्र जो सांसद हैं, वो जो प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में, उनका नाम है एस.एस. नामग्याल। एस.एस. नामग्याल ये काफ़ी सुर्खियों में रहे थे पिछले साल। तो एस.एस. नामग्याल यहाँ के लोकसभा सांसद हैं और एकमात्र लोकसभा की सीटें लद्दाख के पास है। साथियों, लद्दाख में आपको कई महत्वपूर्ण दर्रा मिल जाएगा। जैसे मैं बात करूं खारदुंग दर्रा, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए खारदुंग दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, तो लद्दाख में है। इसके अलावा साथियों यहाँ पे आपको मिलेगा पेंगोंग झील। आपने सुना ही होगा पेंगोंग झील वाला मुद्दा जो चीन के साथ हमारा हुआ था, झड़प हुई थी, तो पेंगोंग झील भी आपको लद्दाख में मिलेगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है अब ये लद्दाख के हिस्से में आ गया, जो पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। खारदुंग दर्रा जो है ये भी लद्दाख में है। पेंगोंग झील ये भी लद्दाख में है। इसके अलावा नुब्रा घाटी, जहाँ से सियाचिन शुरू होता है, एक तरीके से उत्तरी क्षेत्र, और नुब्रा घाटी से साथियों नुब्रा नदी निकलती है जो इंडस रिवर की एक सहायक नदी है। तो ये था लद्दाख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगला सवाल है साथियों कि आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? खेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या पर्यावरण मंत्रालय? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उनके द्वारा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। क्योंकि आप सभी को पता है अभी हाल ही में 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस? इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है साथियों, क्योंकि आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आज ही के दिन यानी 2 फरवरी को 1971 में ईरान का एक शहर है जिसे हम रामसर के नाम से जानते हैं, कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। इस रामसर में 2 फरवरी 1971 को में एक सम्मेलन हुई आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। इसीलिए हर वर्ष हम 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। हालांकि भारत ने 1 फरवरी 1981 में इस पे हस्ताक्षर किया। तो भारत रामसर साइट में जो शामिल हुआ, कब शामिल हुआ? 1 फरवरी 1981 को। सम्मेलन कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को। और पहली बार कब मनाया गया? 1997 में, 1997 में पहली बार 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था। तो हाल ही में आर्द्र भूमि दिवस के मौके पे हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की। भारत में साथियों जो टोटल आर्द्र भूमि है उनकी संख्या है 75 है। इसमें कुछ झील ऐसी होती हैं या कुछ आर्द्र भूमि ऐसी होती हैं जिनके रखरखाव की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, उन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाता है। जैसे इसमें पहले चिल्का झील शामिल हुआ करता था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात कर लें जो आपको राजस्थान में मिलेगा, और लोकटक झील, हालांकि लोकटक झील को शायद इससे बाहर कर दिया गया है, तो इनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया जाता है। देश में टोटल जो आर्द्र भूमि है उनकी संख्या है 75, जो रामसर साइट में लिस्टेड हैं। वरना देश में तो काफ़ी आर्द्र भूमि है, लेकिन जिन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है उनकी संख्या है 75। अगला सवाल है साथियों कि BBC ट्रस्टी अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया है? साक्षी मलिक, विनेश फोगाट या AOB दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, जो रेसलर विमेन स्टार प्लेयर है भारत की। इन्हें BBC के द्वारा TSWOTY अवार्ड से सम्मानित करने की फैसला किया गया है। यानी एक तरीके से इन्हें TSWOTY के लिए नामांकित किया गया है 2023 में। आप सभी को पता है कि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक कुश्ती महासंघ के 2 अध्यक्ष थे बृजभूषण शरण सिंह। उनके खिलाफ शोषण से संबंधित मामलों के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। उसके बाद हमारे खेल मंत्रालय, जो खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर साहब, उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई है
जिनके अध्यक्ष रहेंगे हमारी स्टार मुक्केबाज MC मैरी कॉम जी। उनके निगरानी में समिति बनी है जो जांच करेगी क्या शोषण हुआ है कि नहीं। तो फिलहाल इनके साहस के लिए जहाँ तक मुझे लगता है कि BBC ने इन्हें नामांकित किया है। BBC का साथियों पूरा नाम है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड और इसे जॉनी रीथ और जॉर्ज ब्लेजर के द्वारा शुरू किया गया था। और विनेश फोगाट और साक्षी मलिक का संबंध साथियों रेसलिंग से है, यानी कुश्ती से। तो कुश्ती के बारे में बात कर लेते हैं। कुश्ती भारत में साथियों हरियाणा का राजकीय खेल है, जबकि पूरी दुनिया में अगर आपसे पूछा जाए किस देश का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती, तो इसका सही आंसर है ईरान। ईरान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है कुश्ती। अगला सवाल है कि हाल ही में व्हाट्सएप फूड डिलीवरी किसके द्वारा शुरुआत की गई है कि अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको फूड डिलीवरी हो जाएगी। एयर इंडिया के द्वारा, भारतीय रेलवे के द्वारा, NCERT के द्वारा, SBI के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रेलवे के द्वारा व्हाट्सएप फूड डिलीवरी की शुरुआत की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यदि बात साथियों हम भारतीय रेलवे की करें तो दरअसल भारत में जो रेल स्थापना की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 8 मई 1945 को भारतीय रेल की स्थापना की गई थी। क्षमा चाहते हैं 1845 को, 8 मई 1845 को भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी। और आप सभी लोग जानते हैं कि 1854 में सबसे पहले रेल परिचालन शुरू हुआ था भारत में। वर्तमान में जो भारतीय रेलवे है ये 18 जोन में डिवाइड है और हमारे भारतीय रेलवे के जो अध्यक्ष हैं वो है अश्विनी लोहानी। तो अश्विनी लोहानी जो हैं वो भारतीय रेलवे के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। जैसा मैंने कहा कि 18 जोन में विभाजित है। हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अब साथियों अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप की स्थापना जो हुई थी वो 2009 में हुई थी। 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था जैन कॉम या जिमी कॉम करके थे भाई साहब ये, और इनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था ब्रायन एक्टन। तो ब्रायन एक्टन और जिमी कॉम इन लोगों ने मिलकर 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना की थी। बाद में व्हाट्सएप को आप सभी को पता है कि फेसबुक ने खरीद लिया था। तो 19 फरवरी 2014 को फेसबुक ने $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीद लिया। अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक के बारे में आप लोग जानते होंगे 2004 में फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने की थी और अब फेसबुक का नाम बदल के मेटा कर दिया गया है, यानी एक वर्चुअल दुनिया। आज का आखिरी सवाल है साथियों कि एरोन फिंच ने अपने क्रिकेट कैरियर से संन्यास ले लिया है सभी फॉर्मेट से। वो किस देश के खिलाड़ी थे? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी एरोन फिंच ने अपने सभी फॉर्मेट से अब क्रिकेट कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और साथियों जो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है वो है ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। तो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? ICC इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 की हुई। इसका साथियों जो मुख्यालय है वो दुबई में है। दुबई आपको पता है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेग बर्कले। जी हाँ, ग्रेग बर्कले इसके अध्यक्ष हैं, जबकि ICC के जो CEO हैं वो जेफ अल्डरिज हैं। भारत में जो सबसे बड़ी क्रिकेट की संस्था साथियों वो BCCI है। BCCI की स्थापना जो हुई थी वो 1928 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और जो BCCI के अध्यक्ष हैं वो हैं रोजर बिन्नी। तो ये थे साथियों आज के टॉप 10 सवाल। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।